नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान, वो भी 9वीं कक्षा के लिए। आ, कुछ बच्चों ने इसके लिए डिमांड किया था और बाकी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग या फिर अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो तैयारी नहीं कर रहे, उसके लिए भी उम्मीद करता हूँ ये लाभदायक होगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। सिर्फ एग्जाम के लिए, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए या फिर नंबर लाने के लिए नहीं। ये सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि आपको समाज में जीने की, समाज में रहने की, समाज को समझने की आप एक विकसित करता है आपके अंदर। क्योंकि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र। अब भूगोल भूगोल का अध्ययन करेंगे हम अपने आसपास, अपना देश और विश्व और उससे रिलेटेड चीजों को समझने के लिए, और खासकर पर्यावरण और मौसम जैसी चीजों को समझने के लिए। उसके बाद है इतिहास। इतिहास की समझ हमें हमारे समाज की एक बेहतर समझ विकसित करने में मदद करता है। इतिहास यदि हम समझते हैं तभी हम आज वर्तमान को समझ पाएंगे। जब हम वर्तमान को समझेंगे तभी हम अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों, सरकार की आर्थिक नीतियों और अपने आसपास की जो अर्थव्यवस्था है उसको समझ पाएंगे। इसके अलावा इसके बाद हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र की। नागरिक शास्त्र भी अन्य अन्य बाकी सब विषयों की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि नागरिक शास्त्र ही है जो हमें हमारे अधिकारों के बारे में अवगत कराता है। नागरिक शास्त्र ही वो विषय है जो हमें सरकार और संविधान के बारे में जानकारी देता है। अक्सर हम बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं। देखते हैं कि प्रधानमंत्री, अब सरकार के बारे में बात करें, मुखिया कौन होता है सरकार का? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? यदि राष्ट्रपति मुखिया है तो प्रधानमंत्री हर जगह काहे उड़ाता है हमेशा? तो इसके बारे में, ऐसी चीजों को समझ विकसित करने के लिए हमें नागरिक शास्त्र की समझ भी जरूरी है। तो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में हम अब शुरू करने जा रहे हैं भूगोल। भूगोल 9वीं कक्षा का जो भूगोल की किताब है वो सामाजिक विज्ञान, जिसके वो समकालीन भारत 1 के नाम से है वो किताब। और किताब का जब पहला पन्ना खोलेंगे तो पहले दूसरे पन्ने में आपको एक ये पेज मिलेगा जिसमें भारत का संविधान उद्देशिका मिलेगा। जब हम नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे, नागरिक शास्त्र के बारे में जब व्याख्या करेंगे, तब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और आगे फिर बढ़ेंगे तो हमारे पास एक मौलिक, भारतीय संविधान का भाग 4 का क, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो इनको भी एक बार पढ़िए। हाँ, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सब के बारे में हम नागरिक शास्त्र में अच्छे से अध्ययन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं विषय सूची पर। विषय सूची में जब देखते हैं तो ये वो ज्योग्राफी में जो भूगोल का है, इसमें हमारे पास 4 नहीं 6 अध्याय है। पहला है भारत, आकार और स्थिति, भौतिक स्वरूप, अपवाह यानी कि जो नदी तंत्र है, अपवाह प्रणाली, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसके अलावा जनसंख्या। अब आगे बढ़ते हैं, सीधे हम विषय वस्तु पर आते हैं, यानी कि जो चैप्टर है हमारा उस पर हम आ रहे हैं। तो भारत, आकार और स्थिति। भारत जो है विश्व की जो प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत उन देशों में से है जो कि सबसे पहले आबाद हुए। एक इकबाल की एक कविता है, एक नज्म है इकबाल की, माफ कीजिएगा थोड़ा ये हो गया से, माफ कीजिएगा थोड़ा सा वीडियो इंटरप्ट हुआ। इकबाल की एक नज्म है कि क्या शुरुआत है उसकी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जामा हमारा। हाँ, शुरुआत में लाइन है, यूनान मिस्र रोमा सभी मिट गए इस जहां से, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये
अल्लामा इकबाल द्वारा लिखित ये है कि भारत के बारे में उन्होंने लिखा था। तो जाहिर है कि रोम, इटली, जो कि रोम की सभ्यता हो, यूनान हो, मिस्र हो, इनके आसपास भी हमारा भी विकास हुआ, हमारे देश में भी सभ्यता, इसलिए ये काफी प्राचीन है। अब चलिए हम बात करते हैं इसकी स्थिति की। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो मुख्य भाग है, उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तथा अक्षांश जो है इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, यानी कि लगभग 30 डिग्री का फैलाव है इसका। 30 डिग्री उत्तर दक्षिण और 30 डिग्री पूर्व पश्चिम में भी। अब चलिए एक छोटे से अक्षांश और देशांतर को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये है इक्वेटर, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। इसके पैरेलल जो रेखाएं हैं उसको अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड। ये किसी भी स्थान के अक्ष से इसकी एक कोणीय दूरी होती है। किसी भी पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का जो केंद्र है, मान लीजिए ये है पृथ्वी और ये है पृथ्वी का केंद्र, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री। यहां से जो कोणीय दूरी है यही है अक्षांश। चलिए ये इसको मान लेते हैं, ये 30 डिग्री है, ठीक। तो इस प्रकार ऐसे ऊपर यहां तक 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और फिर इधर से, और इसी प्रकार यहाँ पर एक मध्याह्न रेखा है और उसी प्रकार एक देशांतर रेखाएं भी है। देशांतर रेखाओं की बात यदि करें तो पृथ्वी चूंकि गोल है, इसका केंद्र कुछ ऐसा होगा ऊपर का, तो इसको यहाँ से आप मान, इसको यदि पूरे कोण को नापा जाए तो ये 360 डिग्री है। इसी को अलग अलग नापा जाता है, इसी को ये अक्षांश है ये, तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम। और इसके लिए जो मध्याह्न रेखा जो कोई 0 डिग्री माना गया है वो इस लाइन को माना गया, ये एक मानक रेखा है। और उत्तरी, इस जो 0 डिग्री के उत्तर में ऊपर है, या जो उत्तर में उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध, और इसी मध्याह्न रेखा जो कि मुख्य प्रधान मध्याह्न रेखा है, उसके पूर्व के भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम के भाग को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप देख सकते हैं ये है उत्तरी गोलार्ध और इधर से पूर्वी गोलार्ध। यदि देशांतरीय रूप से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में है, अक्षांशीय रूप से देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। और ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर ये देश ये रहा, ये एशिया महादेश का हिस्सा है। इधर ये है यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये भारत की स्थिति है। अब हम बात करते हैं भारत के भूभाग का। कुल क्षेत्रफल जो है कुल इसका है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है वो है कितना, 2.4%। ठीक है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ ये है 7,516 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। एक हिमालय जो है, इसको एक हिमालय जो यहाँ पर अवस्थित है, यहाँ इसको नवीन वलित पर्वत कहा जाता है क्योंकि ये एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब होता है कि पर्वत, ऐसा पर्वत जो कि धरती के जो फोल्डिंग से, वलयन से, वलयित होने से उत्पन्न हुआ है, इसके कारण इसको वलित पर्वत कहा जाता है। और वलित पर्वतों के इतिहास में ये नवीनतम है। वलित पर्वतों की जो श्रेणी है उसमें ये नवीनतम है, इसलिए इसको नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। तो ये है, ये एक वलित पर्वत। और इसके दक्षिण में यह उत्तर में चौड़ा है जबकि दक्षिण में यह सकरा होता जाता है जिसे, और यह एक प्रायद्वीपीय स्थिति। आप देख सकते हैं कि ये उत्तर भी चौड़ा है, उत्तर भी सकरा है, दक्षिण भी सकरा है, लेकिन मध्य जो है चौड़ा है इसका भाग। और उत्तर से जैसे हम दक्षिण आते हैं मध्य भारत के बाद नीचे, तो ये एक इस तरह की त्रिकोणीय आकृति बनाती है ये। और स्थल का वो भाग जो 3 तरफ से सागरों से या जल से घिराव से प्रायद्वीप कहते हैं, और इस हिस्से को हम प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, पेनिनसुलर इंडिया। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत इसकी स्थिति है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक 22 डिग्री उत्तर अक्षांश है, उसके बाद से जो है ये सकरा होता जाता है। चित्र 1.3 में देखिए,
जो प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर में कितना हिस्सा है इन देशों का। तो आप देख सकते हैं कि रूस का सबसे ज्यादा 17% है, कनाडा का इतना। तो यानी कि इन 7 बड़े देशों में सबसे छोटा भारत है। यानी कि विश्व के 7 बड़े देशों में भारत शामिल है। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो गुजरात, अब इसकी यदि हम अक्षांश देशांतर की बात करें तो देशांतरीय विस्तार की, तो गुजरात के यहाँ पोरबंदर से यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक जो अक्षांशीय विस्तार है ये लगभग 30 डिग्री का है। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो पृथ्वी का जो ये गोला है ये 360 डिग्री में बट जाएगा एक एंगल। तो पृथ्वी चूंकि घूमती है, एक अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। और जो एक पृथ्वी अपने अक्ष पर जो एक घूर्णन पूरा करती है, यानी कि ये जो पूरा एक रोटेशन पूरा करती है अपने अक्ष पर, उसको 24 घंटा माना गया है। और जब इसको एंगल बांटा गया 360 डिग्री, 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 घंटा, ये हो गया 360 डिग्री बराबर 24 घंटा। तो 24 घंटे इसको डिवाइड करने पर 15 डिग्री में 1 घंटा आता है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो यहां से यहां तक में अंतर कितना हो जाएगा? 2 घंटे। 30 डिग्री का है तो लगभग 2 घंटे का। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होगा उसके ठीक 2 घंटे बाद इस जगह पर सूर्योदय होगा, और जब यहाँ सूर्यास्त होगा उसके 2 घंटे बाद यहाँ सूर्यास्त होगा। जबकि समय, क्योंकि भारत में अलग अलग टाइम जोन नहीं है, एक ही टाइम जोन है, इसलिए समय एक ही रहेगा, लेकिन फिर भी 2 घंटे का अंतर रहेगा। यहाँ तक कि यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 मिनट का अंतर यहाँ भी हो पाया जाता है। तो ये है आज का हमारा, बार बार वीडियो इंटरप्ट हो रहा है, माफी चाहेंगे इसके लिए। तो आगे चलिए हम बात करते हैं। तो ये था हमारा अक्षांश और देशांतर भारत की समय का। और अब भारत और विश्व को देख लेते हैं कि भारत, विश्व के संदर्भ में भारत, ये है विश्व का नक्शा। आप देख सकते हैं ये पूरा वर्ल्ड मैप है, एक पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप आपके सामने मैं लाया हूँ। ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारा ये स्थिति है। और यहाँ पर अब भारत रूस का एक, सॉरी एशिया का महादेश का हिस्सा है। अब ये है यूरोप, इधर हो गया हमारा अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर है नीचे अंटार्कटिका, ये जो कि नीचे सेंटर पर होता है। तो दोस्तों ये एक विश्व के संदर्भ में भारत को देख सकते हैं। और भारत की जो अवस्थिति है, हम यहाँ से समुद्र मार्ग से सीधे आप यहाँ से भूमध्य सागर में, यहाँ से यूरोप, और इस रास्ते से फिर आप सीधे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आ सकते हैं। और यहीं पूर्व से यदि हम इसको पूर्वी क्षेत्र से आगे बढ़े तो अब यहाँ से हम ये ऐसे चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आ सकते हैं। और तो इस प्रकार हम अटलांटिक ओशियन से लेकर प्रशांत महासागर तक, भारत की स्थिति ऐसी है कि हम अटलांटिक से लेकर प्रशांत महासागर तक सीधे संपर्क बना सकते हैं। तो ये तो थी हमारे भारत के बारे में, भारत और विश्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब एक चीज और है कि भारत का जो है दुनिया के अलग अलग देशों से हमारा संपर्क बहुत पुराना है। यदि हम सिंधु घाटी की बात करें तो हमारे पास सबसे पुराना एक बंदरगाह नगर गुजरात के लोथल में अवस्थित था, इस जगह पर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि मौर्य काल में इस क्षेत्र में ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ये सारे जो बंदरगाह प्राचीन बंदरगाह थे, ये बताता है कि हम पूरी दुनिया से के साथ हमारा व्यापार था, व्यापारिक संबंध रहे थे। तो अब हम चलिए बात करते थोड़े भारत के पड़ोसी देशों की। हाँ एक मिनट, हाँ ये रहा हमारा भारत, और इसके पड़ोसी देश कौन कौन? यहाँ पश्चिम में देख लीजिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान की सीमा थोड़ी सी यहाँ लगती है, और जबकि ये इलाका जो है अभी हमारे कब्जे कंट्रोल में नहीं है। ये इसको कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये रहा चाइना हमारे उत्तर में, नेपाल पड़ोसी देश, भूटान, बांग्लादेश
और म्यांमार, और दक्षिण में एक द्वीपीय देश श्रीलंका, और यहाँ पर है मालदीव। ये दो दो द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह अरब सागर का, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भी भारत का ही हिस्सा है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, हालांकि श्रीलंका और मालदीव अलग है, अलग देश है दोनों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ये तो अब काफी है, ये अब हो चुका है। अब देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से देखिए किन किन राज्यों से होकर गुजर, कर्क रेखाओं के बारे में देख लेते हैं। ये रहे कर्क रेखा, यहाँ से गुजर रही है, बहुत पतली लाइन है इसलिए हम इसको आपको दिखा दे रहे हैं। तो कहाँ कहाँ से गुजर रही है? पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये सारे राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश जो कि पाकिस्तान से लगते हैं। याद रखिएगा हरियाणा पाकिस्तान से नहीं लगता। अब चाइना से लगने वाले कौन कौन से देश हैं? जम्मू कश्मीर, लेह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से लगने वाले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। भूटान से लगने वाला सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब देखते हैं बांग्लादेश से लगने वाले कौन कौन से देश हैं। बांग्लादेश के साथ जिसकी सीमा साझा होती है पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, असम, देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। इसकी सबसे बड़ी सीमा है किसी अन्य, भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा जो कि किसी देश के साथ होती है तो वो है बांग्लादेश के साथ। और किसी राज्य की जो सबसे बड़ी तटीय तट रेखा है वो है गुजरात के पास। तो ये था हमारा आज का इसमें। चलिए अब क्वेश्चन आंसर को हम थोड़ा देख लेते हैं। 4 उत्तरों में से एक को चुनिए। कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर, किस राज्य से नहीं गुजरती थी? इसका एक समान उत्तर है छत्तीसगढ़, उड़ीसा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। अब 67 तो है नहीं, 68 से शुरू होता है। 82 डिग्री पूर्व नहीं है, यही होगा उत्तराखंड। ये 82 डिग्री जो है वो 82.5 डिग्री हमारा प्रधान मध्याह्न रेखा है, हमारा जो कि हमारा जो टाइम लाइन है, टाइम जोन है वो। अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? वो है नेपाल। ग्रीष्मावकाश में यदि आप कांवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? कांवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कांवरत्ती। मेरे मित्र एक ऐसे देश में निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए कौन सा? इसमें ताजिकिस्तान भारत से नहीं लगता। आप इसको देखिए, ये है TJK ताजिकिस्तान। आप देखिए यहाँ पर, इधर से ये है अफगानिस्तान यहाँ तक, उसके बाद इधर से चाइना, यानी कि ताजिकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती। इधर देखिए उज्बेकिस्तान है, यहाँ तुर्कमानिस्तान, TKM, UZB और TJK। अब अगला प्रश्न है कि देखिए कौन सा है। ये तो था ऑब्जेक्टिव, अब आ गया डिस्क्रिप्टिव, लिखित प्रश्न। वैकल्पिक प्रश्न थे, अब लिखित प्रश्न है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान निकोबार हो गया बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है। इसके अलावा वहां पर जो द्वीपीय देश है श्रीलंका और मालदीव हैं। इसके बाद उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? रसिया, कनाडा, USA, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश भारत से बड़े हैं। हमारे उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। पड़ोसी देशों के नाम, अब देखिए उत्तर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? उत्तर पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिम कौन कौन सा है? अफगानिस्तान,
और पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में है। और उत्तर में है कौन कौन सा, अफगानिस्तान और चाइना। उत्तर में देखिए अफगानिस्तान यहाँ है, और चाइना, नेपाल, भूटान। इसके बाद है कौन सा, हम्म और पूर्वी पूरब में आपका, पूरब में हमारा है बांग्लादेश और म्यांमार। पूरब में है इधर आप एक बांग्लादेश रहा, और ये म्यांमार। चाइना को भी आप ले सकते हैं कुछ हद तक, यहाँ पर है चाइना का। तो हालांकि चाइना हमारे पूरब, हाँ अरुणाचल प्रदेश से लगती है यहाँ पर, तो पूरब में भी है ये। इसके बाद अब देखते हैं कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कर देते हैं। भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब अगला सवाल है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश। अरे ये तो हम अभी बता चुके एक बार, फिर से बताते हैं। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक समान समय दर्शाती है। स्पष्ट कीजिए। क्योंकि घड़ी का समय टाइम जोन के हिसाब से होता है, सरकार वो टाइम जोन जो होता है सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन तय करती है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त जो अक्षांश देशांतर के हिसाब से होता है, तो यहाँ पर और उनके बीच जो देशांतरीय दूरी है लगभग 30 डिग्री की है। और हमको पता है कि 1 घंटा मतलब 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, तो 30 डिग्री है तो 2 घंटे का अंतराल होता है। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और अक्षांश और देशांतर के बारे में और बेहतर जानना है तो आप 7th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िए, या फिर हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला चैप्टर है उसको एक बार देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश आप यहाँ देख सकते हैं, दामन और दीव है, दादर नगर हवेली है और दामन दीव है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, और उसके अलावा दामन दीव और दादर और नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इतने हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब चलिए, अब दोनों राज्य, अब देखते हैं हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ। अब देख सकते हैं भारत ये है हमारा भारत, ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर के बीचों बीच भारत है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा हिस्सा है वो बिल्कुल कोई देश नहीं है, यहाँ हमारा जो दबदबा है शुरू से बना रहा है। इसके अलावा हम यहाँ से अब सीधे अरब सागर से लाल स्वेज नहर के थ्रू हम भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से हम अटलांटिक महासागर तक सीधे पहुंच सकते हैं। इधर ये बंगाल की खाड़ी के रास्ते हम इंडोनेशिया, चाइना, जापान के रास्ते हम प्रशांत महासागर में हमारी पहुंच बनती है और हमारा संपर्क सीधा हो जाता है। इस कारण से हम एक आर्थिक और सामरिक रूप से हमें इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। इसके अलावा चूंकि हिंद महासागर के होने के कारण यहाँ पर कोई भी स्थल नहीं है, जिसके कारण कोई इन क्षेत्रों में हम अपनी निगरानी तंत्र का स्थापना कर सकते हैं, जिसके और अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ये है हमारी इसके लिए थोड़ा जो फायदा है इन केंद्रीय स्थिति के कारण, हिंद महासागर में जो हमारी स्थिति है इसके कारण जो फायदा मिला। अब चलिए कुछ देखते हैं मानचित्र अध्ययन को, मानचित्र को लेकर कुछ क्या है इसमें। पहला देखते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। अरब सागर में कौन कौन सा द्वीप है, अरब सागर में हमारा द्वीप है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। इसके बाद नीचे जाएंगे तो हिंद महासागर में आपका मिलेगा वो मालदीव, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसको देख लीजिए, ये है लक्षद्वीप और यहाँ पर है लक्का द्वीप, इसी मिनिकॉय द्वीप है। अब आगे देखिए, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप में किन देशों को मिलाकर बना है। भारतीय उपमहाद्वीप यदि बात करें तो भारत, पाकिस्तान, कभी कभी अफगानिस्तान भी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, इन सबको मिलाकर बना है भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके बाद कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरती हो चुका है। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु, भारतीय मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु वो है यहाँ का केप कॉमोडिटी,
यहाँ पर है कन्याकुमारी, केप कॉमोरिन जिसको बोलते हैं। इसके बाद है अंशों में भारत के मुख्य भाग का दक्षिणी अक्षांश, ये आप एटलस पर इसको डिनोट कीजिए। दक्षिणी भाग का ये 8 डिग्री है, मुख्य भाग का 8 डिग्री, इसको आप देख लीजिएगा, ये 10 डिग्री है, इससे नीचे ये 8 डिग्री के आसपास है, 5। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत का पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। पूर्वी आप देशांतर यदि हम बात करें तो 70, ये 68 है, और इधर से 97 है। 97 डिग्री पूरब, 68 डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरब के बीच में है ये भारत की स्थिति। इसके बाद भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? वो है पाक स्ट्रेट। ये जो एक जल संधि है इनको भी, जो कि बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर या हिंद महासागर को जोड़ता है, उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। अब आगे देखते हैं भारत के केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है। सबसे पहले यहाँ नीचे से आते हैं पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, दामन एवं दीव। उसके बाद है यहाँ हो गया कितना, 1 2 3, दिल्ली 4, चंडीगढ़ 5, जम्मू कश्मीर 6 और लद्दाख 7। ये 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, दामन दीव, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके अलावा और कोई केंद्र शासित प्रदेश, ये 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों आज के लिए, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप की। तब तक के लिए धन्यवाद।